कल मैंने इस मामले में दुष्यंत गौतम जी को भी फोन किया था और मैं आज आपको बता रही हूँ, दुष्यंत गौतम जी को जब मैंने फोन किया तो उन्होंने मेरे को सीधे यही बोला कि वो मैं जब अंकिता भंडारी हत्याकांड जब जिस समय वो घटना घटित हुई और मुझे, क्योंकि सवाल किसी गरीब माँ बाप की बेटी का है, सवाल इस उत्तराखंड की अस्मिता का है, ये आरती गौड़ पे आरोप लगाने का सवाल नहीं है। तुमने मेरे चरित्र को जितना गिराना था गिरा दिया कि मैं सेक्स रैकेट चलाती हूँ। उत्तराखंड की कोई एक माँ बहन बेटी, कोई एक भाई, कोई एक व्यक्ति आ जाए कि हाँ हमको भेजा इसने कहीं पर, कि इसने मुझे खुद बता रखी है ये बातें कि मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्रियों के, ऐसे ऐसे नेताओं के ऑडियो वीडियो है आरती, मैं जिस दिन सड़क पे आ जाऊंगी सब पूरे बीजेपी हो जाएगी। ये इसने मुझसे कह रखी है बातें, किसी पर कुछ बोलने को है ही नहीं, खाली उसका थोबड़ा दिखा देते हैं। बिग ब्रेकिंग मिल गया वीआईपी, दुष्यंत गौतम वीआईपी। तो भाई जांच करो ना, दुष्यंत गौतम को जेल भेजो अगर वीआईपी वो है तो। इसके पास बहुत सबूत है तो ये दे देना, पेश करे। ये महिला कहती है कि मैंने वहां बुलडोजर भेजने के लिए पैसे लिए, तो कोई व्यक्ति होगा ना जो मुझे पैसे देने आया, या किसी के पास कोई साक्ष्य होंगे ना, कहीं पर मैं बात कर रही हूँ कोई मुझे देने आया होगा, वो मुझे पैसे देने मेरे घर आया कि मैं उसको पैसे लेकर के उसके घर गई कि कहाँ गई, बताए ना, साबित करे कि मैंने वहां पर बुलडोजर चलवाया कि नहीं चलवाया, चलवाया तो किसने चलवाया। मैं तब भी एसआईटी की जांच हो चुकी है उस मामले में, सब कुछ एसआईटी की जांच में। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि पुलिस को मैंने इस उर्मिला नाम की महिला की एफआईआर आज से नहीं पिछले 1 साल से दे रही हूं लगातार कि ये मेरे पे झूठे आरोप लगाती है, ये मेरी छवि धूमिल करने का काम करती है। ये जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर के यूपी उत्तराखंड के दोनों मुख्यमंत्रियों के पास भी है ये जानकारी कि ये महिला अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करती है। और मुझे 90% लोग बोलते हैं कि ये महिला पागल है, आरती तुम कहां चक्कर में पड़ रही हो। अब बताओ आप मैं क्या करूं? मैंने तो लिखित में शिकायत दे रखी है ना, एफआईआर कर रखी है ना, क्यों नहीं उस पर सुनवाई हो रही? पुलिस इसको बुलाती है, बिठाती है, इसको डांट डपट करती है, वहां रोना धोना तमाशा कर देती है, फिर पुलिस इसको छोड़, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी के बाप का क्या ही जा रहा, किसी के लिए कुछ भी बक दो तो उसमें कोई ऐसी धारा तो है नहीं कि ये हमेशा के लिए इसको जेल हो जाएगा। लेकिन अब इसने जो बोला है सोशल मीडिया पर, वो मामला उत्तराखंड की अस्मिता का है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रही हूं इस लाइव के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये महिला नौटंकीबाज है या वो नौटंकीबाज है या कौन झूठ बोल रहा है, आप प्लीज इस तथ्य को क्लियर करें। और आपको करना पड़ेगा क्लियर, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों की सम्मान की बात है। और आपको उस सम्मान को उत्तराखंड के, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपनी गार्जियनशिप सही से इस मामले पर नहीं निभा पा रहे हैं, अगर आप इन चीजों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूं कि आप इस्तीफा दे दें कि भाई मेरा बस का नहीं है। मैं इसलिए कि मैं बहुत दुखी हूं भाई, ये आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप को लोग सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। भाई मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो जीवित हूं। तुम सबूत के तौर पर कुछ भी आरोप पेश कर दोगे, कुछ भी आरोप लगा दोगे। तुम घटना की चीजें, वहां पर सीसीटीवी फुटेज थे, वहां पर तमाम लोग थे, जब रिजॉर्ट पे बुलडोजर चल रहा था तो हमारी स्थानीय विधायिका वहां से लाइव आई थी। ये मूर्ख लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कि कौन था वहां पर? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमने वहां पर वनंतरा रिजॉर्ट पर आज बुलडोजर फेर दिया। लाइव है, तमाम सबूत हैं उस दिन के। भाई मैं देहरादून थी और मैं आज फिर बता रही हूं आपको, मेरे क्षेत्र के एक एक व्यक्ति ने वहां पर जब उनसे बयान लिए गए होंगे, सबने ये बयान, कोई तो देता ना कि आरती गौड़ ने तोड़वाया, वो थी यहां पर खड़ी, कोई तो, सारे मेरे पक्ष में कैसे हो गए वहां पर, सब लोग मेरे पक्ष में कैसे, मैंने कितनों को खरीदा होगा, कितनों को मेरी हैसियत इतनी कहां है कि मैं सबको ये खरीदूं कि तुम मेरे पक्ष में बयान दो। और कहीं ना कहीं ईश्वर भी तो होगा ना, ईश्वर भी तो मेरा नाश करेगा ना अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो। मैं तो बहुत ईश्वरवादी हूं, इसलिए मैं कभी गलत बोल ही नहीं सकती। मैं तो कह रही हूं कि मैं आज जांच करवाने को तैयार हूं, तो सरकार क्यों नहीं जांच करना चाह रही है? मेरा सवाल तो ये है। अभी मैंने 2 दिन पहले भी एसएचओ नेहरू कॉलोनी को लिखित में दिया है कि साहब ये उत्तराखंड की शांति भंग करने का कोई ना कोई साजिश रच रहा है। इस मामले में जब एसआईटी जांच हो चुकी है और फिर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है किसी के पास सबूत हो, मैं तो ये बोल रही हूँ कि हो सकता है हो, तो ले आए भाई, मेरे को आजीवन कारावास करा दो ना, दे दो ना। मैं वहां पर उपस्थित थी बुलडोजर चलाते हुए, मेरी सीडीआर निकालो, कॉल डिटेल निकालो, मेरी उपस्थिति वहां होनी चाहिए उस दिन। कोई सबूत, गवाह, कोई और फोटो वीडियो कुछ तो होंगे ना, वो ला दो। और मैं तो कहती हूँ कि मुझे ऐसा पनिशमेंट देना कि मुझे, औरों को तो खाली तुमने आजीवन कारावास दिया, मैं तो खुद मांग रही हूँ कि मुझे फांसी की सजा दे देना, खुद मांग रही हूँ। क्योंकि सवाल किसी गरीब माँ बाप की बेटी का है, सवाल इस उत्तराखंड की अस्मिता का है, ये आरती गौड़ पे आरोप लगाने का सवाल नहीं है। तुमने मेरे चरित्र को जितना गिराना था गिरा दिया। मैं तो कह रही हूँ सबूत लेके आओ ना। जो तुम कह रहे हो कि आरती गौड़ शादीशुदा, आरती गौड़ के 10 लोगों के साथ संबंध है, आरती गौड़ का तो बच्चा है, आरती गौड़ के तो पति है, आरती गौड़ का तो फलाना है, लाओ ना भाई।
मैं तो सुन सुन के थक गई। मुझे नहीं पता कि मेरा किसके साथ क्या संबंध है, इन सबको पता है, सारे संसार को पता है। ये महिला बोलती है कि मैं सेक्स रैकेट चलाती हूँ। उत्तराखंड की कोई एक माँ, बहन, बेटी, कोई एक भाई, कोई एक व्यक्ति आ जाए कि हाँ हमको भेजा इसने कहीं पर, किसी मंत्री विधायक के यहाँ कोई आओ तो भाई, कोई किसी की आत्मा तो सब कैसे बिकाऊ हो रहे हो, सब कैसे यहाँ जितने भी लोग हैं सब क्या सेक्स रैकेट में जाते रह रहे हो कि जो बता नहीं पा रहे हो कि नहीं हमको तो नहीं भेजा। उत्तराखंड के लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है इस मामले में कि ये महिला मेरे पे आरोप लगा रही है कि ये अपने घर में धंधा चलाती है, तो इसका मतलब मेरे घर में जितने लोग तुम आते हो तुम सब उस धंधे का हिस्सा हो। इसके शब्द देखो आप, इसके आरोप देखिए आप लोग, आप सब उस धंधे के हिस्से है क्या? जितने लोग मेरे घर पे आते हैं, जितने भी लोग मुझसे, चाहे वो मदद मांगने के रूप में आते होंगे, चाहे कार्यकर्ता होते होंगे, चाहे सहयोगी होते होंगे, चाहे रिश्तेदार नातेदार होते होंगे, चाहे भाजपा से होंगे, चाहे कांग्रेस से होंगे, आते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते। मेरे घर पे तो रोज लोग आते हैं। तो क्या वो लोग उस जिस सेक्स रैकेट को ये मेरे पे आरोप लगा रही है कि आरती गौड़ चलाती है, उसमें सम्मिलित हैं क्या वो सारे लोग? और सम्मिलित हैं तो सड़कों पर आए भाई कि हाँ भाई इसने हमारा मिसयूज किया। आरोप लगाने को कोई कुछ भी लगा देगा तो कुछ भी बोला जाएगा क्या? कुछ भी। और दो लोग तुम बात कर रहे हो आपस में, मैं तो कह रही हूं, मैं दावे के साथ कह रही हूं कि तुम सबूत लेके आओ अगर तुम्हारे बाप में दम है तो। चाहे वो राठौड़ हो, चाहे वो उर्मिला हो, तुम्हारे बाप में दम हो तो सबूत लेकर के आओ कि आरती गौड़ ने कौन सा बुलडोजर चलाया, कौन उस रात को वहां घटना में था। मैंने अंकिता भंडारी जब के साथ ये दुर्घटना घटी थी, मैं सामने थी या नहीं थी? मैं भागी क्या? मैं कहीं फरार थी क्या? मैंने उस दिन किस नेता से बात करी, किससे नहीं बात करी? आप लाओ ना भाई सबूत। सीडीआर निकालना इतनी तकलीफ दे हो रही है क्या पुलिस के लिए? और उस समय तो निकाले गए ना सबके। जब उस समय मेरे पे यही ने आरोप लगा दिया था, बयान दे दिया था झूठा, क्योंकि यही घबरा गए थे वो। आज फिर दिला लो उस यही का बयान। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मैं घबरा गया था। मैंने यही को, जब यही ने ये बोला था कि मैडम क्या बोलते हैं, मेरे को पत्रकारों का फोन आया और मैंने आनंद फानन में ऐसे बोल दिया कि हाँ मैडम का भी फोन आया था। तो उन्होंने जब ये बोला कि मैडम का भी फोन आया था, तो पत्रकारों ने मुझसे पूछी ये बात, उस समय पूछी। उन्होंने कहा आपने क्या यही को फोन किया? मैंने कहा बिल्कुल किया। उन्होंने बोला आपने क्यों किया? मैंने कहा उस रिजॉर्ट में रात को जेसीबी गई, मेरे क्षेत्र के भाई शशि राणा कोटी जी अभी जीवित हैं, उनका मुझे फोन आया रात को 11-12-1 बजे के आसपास, और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम यहाँ कोई मशीन आ रखी है जो रिजॉर्ट को तोड़ने का काम कर रही है। तो आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी थी तो मैं क्या पता नहीं करती कि मेरा क्षेत्र था? कल को मुझसे पूछताछ नहीं होती? मैं इंसान नहीं थी, मैं मर गई थी, मेरी आत्मा बिक गई थी उर्मिला की तरह, कि जो मैं पता नहीं करती कि भाई ये जेसीबी किसने भेजी, क्या भेजी। मैंने एसडीएम को फोन किया, मैंने एक्शन पीडब्ल्यूडी को फोन किया, मैंने दोनों, उसमें अनुज कुमार भी थे, उसमें सत्यप्रकाश राठौर भी थे, दोनों को मैंने फोन किया कि तुम मुझे ये बताओ ये जेसीबी किस विभाग की है, कैसे आई है उस रिजॉर्ट में। तो इतना पता करना मेरा दायित्व नहीं था क्या? जब मैंने ये पता करने के लिए 1-1:30 बजे फोन किया तो उसी कॉल डिटेल के बारे में ए ने कहा। मैंने ए को पूछा था, मैंने कहा ए साहब ये मशीन किसने भेजी राठौर जी? पहले मैंने अनुज चौहान को फोन किया जो वहां पर ए थे। अनुज चौहान ने बोला कि मैडम ये मेरे इस तरफ से नहीं गई मशीन। तो मैंने कहा ये आखिर, मुझे फिर ये भय हुआ कि जो अंकिता के दोषी है कहीं वो साक्ष्य मिटाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने और जब मेरा शक गहरा हुआ तो मैंने उचित समझा भाई मैंने तो करना था ना भाई फोन, मैं क्यों नहीं करती। तो फिर सत्यप्रकाश राठौर ने फोन उठाया तो उसने बोला कि हाँ हमारी मशीन है। मैंने कहा भाई किसने बोला तुमको मशीन भेजने? उन्होंने बोला कि मुझे विधायक ने बोला और मुझे एसडीएम ने बोला। ये सत्यप्रकाश राठौर ने मुझे बताया, और यही मैंने उस समय भी मीडिया को बयान दे रखे हैं। आप कहीं पर भी चेक कर लो, किसी भी मीडिया में चेक कर लो, मेरे बयान यही मिलेंगे। जो उन्होंने मुझे कहा वो मैंने मीडिया को कह दिया। उसके बाद जहां भी मुझसे जो पूछताछ जिस स्तर पर भी करी गई, मैंने उस पूछताछ में सहयोग किया। मैं उत्तराखंड छोड़ के भागी तो नहीं ना। मैं मर्डरर होती, मैं क्रिमिनल होती, मैं हत्याकांड में शामिल होती तो मैं भाग जाती उत्तराखंड छोड़ के। और ये जो बोल रही है कि तूने पैसा लिया, वो पैसा कैश में दिया होगा, अकाउंट में दिया होगा, दूसरे तीसरे किसी के थ्रू दिया होगा, या तू लेकर के आई, कौन से घर में, कहां पर, किस समय दिया? भाई कहीं पर तो दिया होगा ना, तो लेके आना साक्ष्य कि किसने किसको कहां पर कितने पैसे दिए। साक्ष्य लेकर के आ जाओ तुम। मैं तो तुमको, और जब मैंने 2 दिन पहले एसएचओ नेहरू कॉलोनी को ये बात लिख कर दी है कि ये आपस में इस तरह के बातचीत करते हैं, फ्रॉडगिरी करते हैं, झूठा अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, अपनी राजनीति भुनाने के लिए आपस में इनकी लड़ाइयां होती है, उसमें ये दूसरे तीसरों को मोहरा बनाते हैं। तो मैंने कहा इस पर मुकदमा दायर करो। मुकदमा दायर हुआ। पुलिस इसको लगातार बुला रही है, नेहरू कॉलोनी पुलिस इसको लगातार साक्ष्य लेकर के बुला रही है। क्यों नहीं आ रही है?
क्यों नहीं आ रही है साक्ष्य देने के लिए? ऐसा क्या हो गया कि तुम साक्ष्य छुपा कर बैठना चाह रही हो? और तुमको जब तेरे को उस समय जब जितने दिन हो गए थे बताए हुए, तुझे क्यों सांप सूंघ गया था? उसी दिन बोलती कि ये लो जी साक्ष्य आ गए मेरे पास और मैं अंकिता को न्याय दिलाना चाहती हूँ। मैं भी मानती कि तू बहादुर महिला है। तू बहादुर नहीं है, तू मानसिक रोगी है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तुझे झेलते झेलते 3 साल हो गए और मैंने अपने जीवन में, अब मेरी 40 साल की उम्र होने वाली है, मैंने अपने जीवन में तेरे से बड़ा मानसिक रोगी, बेशरम, निहायती बेशरम औरत है तू। क्योंकि जब तूने अपने बेटे पर मुकदमा कर रखा है तो औरों को छोड़ेगी तू? तेरे अंदर इंसानियत नहीं बची। अब मैं देखो, मैंने उस समय जब मैं सहारनपुर में इसके खिलाफ मैंने पहला मुकदमा किया था तो मुझे वहां स्थानीय पुलिस ने बताया था कि मैडम ये तो यहाँ कपड़े फाड़ने शुरू कर देती है अगर इसको कुछ भी बोलो। मैं, ईश्वर गवाह है, मैंने इस बात पर पुलिस को बोला, मैंने कहा अरे जब उसको क्या पता जगह जगह से उसके साथ बेईमानी हुई हो, किसी ने धोखा दिया हो या कि जो भी, एक मैं तो महिला हूं ना, तो मैंने भावुक होकर के बोला। मैंने कहा देखो एसएचओ साहब, आप तो बोल रहे हैं कि वो पागल है, साइको है। मैंने कहा उसका कहीं ट्रीटमेंट करा दो भाई, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने उस औरत को खुद बोला कि भाई, उसने मुझे बताई ये बात कि मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मैं डीप डिप्रेशन में आ जाती हूँ, कई बार मैं रात भर सोचती हूँ सुसाइड कर लूँ, कई बार मुझे लगता है मेरी सांस नहीं आती। मैंने उसको बोला कि तुम देहरादून आ जाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगी। मैं ऐसी हूँ, बताओ। तब तो वो करती थी, बीच बीच में ऐसे तमाशा तो करती थी कि नहीं लोग ये बोलते हैं। कई मैसेजेस उसने मुझे किए हैं कि नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो देवी भगवती हो, तुम तो ये हो, तुम तो फलाने हो। भाई जब मैं अपराधी हूं, मैं देवी भगवती हूं। तुमने जब इसने मेरे को, मैं बता रही हूँ ये टारगेट क्यों करती है। अब इस मुद्दे पर मैं ये आती हूँ कि ये टारगेट क्यों करती है मुझे। टारगेट ये सिर्फ इसलिए करती है कि इसने जब इसने मेरे को फोन किया कुछ टाइम बाद, जब इसका दूसरे उर्मिला शर्मा वाला मैटर दूसरा था कि मुकेश शर्मा ने मेरे साथ ये घटना घटाई, फिर इसका कुछ दिन बाद मुझे दोबारा फोन आया कि क्या आप सुरेश राठौर को जानते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कैसा आदमी? मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे क्या पता कैसा। मैंने कहा भाई हम तो सामाजिक तौर पर जुड़े हैं, हमें तो कोई ऐसी परेशानी दिखी नहीं, आप क्यों ही किसी के पर्सनल जीवन में इंटरफेयर करना। तब इसने मुझे बोला कुछ दिन बाद कि हाँ, उस दिन तो इसने बोला कि हाँ वो मेरे ना समाज के हैं तो इसलिए मेरी बहुत मदद करें। मैंने कहा तुमने तो मुझे उर्मिला शर्मा बताया था। इसने कहा नहीं वो लव मैरिज हुई थी ना तो इसलिए मैं मायके से सनावर हूं। तब इसने मुझे ये बताया था कि वो मेरे समाज के हैं, राठौर और ये वो और फलाना ठिकाना, कि भगवान है, मेरी बहुत मदद करी, मेरे तो पिता के समान है, मेरे लिए तो मेरे गुरु जी है, उन्होंने बहुत फाइनेंशियली मेंटली बहुत मदद करी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपकी मदद हो रही है। थोड़े दिन बाद फिर इसका मुझे फोन आया, इसकी लड़ाई यहां से हुई मेरे साथ। इसका मुझे फोन आया कि तुम ना पूरे दल बल के साथ आओ, राठौर ने मेरा रेप कर दिया, मैंने उसके ऊपर मुकदमा लिखवाना है। मैंने इसे कह दिया कि आई एम सॉरी भैया, तुम अधेड़ उम्र की हो गई हो और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हो रही हो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता तेरा, मैं तो सबूत हूं नहीं ना उसकी। रेप हो गया तो मुकदमा लिखवाओ, और मुकदमा लिखवाओ जब रेप हो रहा था तब तुमको आपत्ति आनी चाहिए। अब तो तुमने कहा कि वो बहुत बढ़िया है, मेरे गुरु जी है, मेरे फलाने। फिर थोड़े दिन बाद इसने बोला कि नहीं वो मैंने उस समय डिप्रेशन में आके कह दिया, अब उन्होंने समझौता कर लिया, हमने शादी कर ली। मैंने कहा चलो बधाई। कभी उसने मुझसे कुछ बोला, कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला, हमेशा इसने मुझसे कुछ ना कुछ झूठ बोला। जब इसने समझ गई है कि मैं साथ नहीं खड़ी हो रही, इसने मेरे लिए तमाम अभद्रता लिखनी शुरू करी कि तू तो ये है, तू इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवाना चाह रही है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। उसके बाद इसने मुझे ये करना शुरू किया कि मेरे पास तेरे खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेज है, मैं तो तेरे खिलाफ, तेरी नंगी वीडियो है, तेरी ऑडियो है, तेरी ये। मैंने कहा तू सब वायरल कर ले, तू बड़े बड़े तस्वीर लगा ले शहर में बहन, लेकिन मैं जिस तथ्य को जानती नहीं, जिसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं पुलिस पर दबाव नहीं बना सकती, ना मैं कोई भीड़ ला सकती, ना कुछ। क्योंकि भैया वो भी 60-70 साल का आदमी, तुम 40-50-60 साल की, तो तुम भाई ऐसे कैसे तुम पहले कभी बोल रहे हो मेरे गुरुजी हैं, तभी बोल रहे हो मेरा रेप हो गया, तभी बोल रहे हो मेरे पति हैं, तो मैं कौन सी बात मानूं? मुझे लग गया कि ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब है। फिर इसने एक दिन बीच में मुझे एक ऑफर दे दिया कि अलग अलग नंबरों से ये फोन करती थी कि अब तुम ना, मेरे पास एक बड़ा मैटर आया है, तुम्हारी राजनीति का पूरा खर्चा मैं करूंगी, फलाना करूंगी। मैंने कहा हाँ बताओ क्या है। कि ऐसा है ना, वो राठौर के बेटे का तलाक कराने का मैंने सोच लिया और उस लड़की से मैंने राठौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगवा दिया, राठौर की बहू से। अब आप सुनो इस घटना को, बहुत डीपली सुनना। कि राठौर की जो बहू है, मैंने उसको वहां से राठौर के घर से भगवा दिया, उसके पापा को बुलाया और वो लेके चले गए, क्योंकि ये राठौर बहुत हरामी है, ये है, इसके ये यासी है, फलाना है। तो मैंने उसकी बहू से उस पर रेप का आरोप लगवा दिया। और अब राठौर का जो समधी है, जो उसकी बहू का बाप है, वो 1 करोड़ रुपए देने को तैयार, 1 करोड़ रुपए में समझौता करने को तैयार है। उससे 1 करोड़ की डिमांड कराएंगे, 50 लाख उसको दे देंगे, बाकी हम दोनों 50 लाख बांट लेंगे। मैंने कहा वो बहना, मैं ऐसे काम नहीं करती, ना मैं किसी के पैसे लेती, ना मैंने लेना करा, ना मैंने देना करा, मुझे कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से।
तो ये और चिढ़ती गई। ये हर बार मुझे कुछ ना कुछ ऐसे गलत कामों में उलझाना चाह रही थी जिसमें मैंने इसका साथ नहीं दिया। जहां मुझे सही लगा वहां मैंने साथ दिया, जब मुझे नहीं लगा कि ये ठीक नहीं है तो मैंने नहीं दिया। मैंने कहा उनका पारिवारिक मामला है, वो जाने, उनका काम जाने और तुम जानो। ये मेरे को लगातार दबाव बनाती रही, लगातार। फिर इसने मेरे खिलाफ झूठा SC/ST का मुकदमा लिखवाया, SC/ST का झूठा मुकदमा, जबकि मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। अब ये सोच रही थी कि क्योंकि SC/ST के मुकदमे में मुझे तो मालूम नहीं, मुझे बाद में लोगों ने बताया कि क्योंकि उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है तो इसने शायद इसलिए लिखवाया होगा कि मेरी मारपीट हो गई, मेरा ये हो गया, मेरे साथ कूट दिया इसने मुझे। तो मैं अगले दिन जब CO ने मुझे बयान के लिए बुलाया, CO सहारनपुर ने, तो मैं बयान देने जब सहारनपुर गई तो उस दिन इसके जानने वाले, मेरे नहीं थे वो, इसी के जानने वाले 2 लोग वहां पर CO के बाहर, क्योंकि उनका कोई काम था यहाँ उत्तराखंड में तो वो मुझसे मिलने आए थे, तो उनको कोई फोन कराना था तो वो कर दिया था मैंने। वो उसके बाद मुझे वहां सहारनपुर कोर्ट के बाहर मिले। उन्होंने कहा बहन जी चाय वाय पी के जाओ। जब मैं चाय वाय पीने के लिए वहां गई तो उन्होंने मुझे बोला कि बहन जी तुम कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो पागल औरत है, ये कुछ भी कहती है, हम तो इसको भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, तुम एक काम करो इससे पीछा छुड़ाओ कैसे भी। मैंने कहा मैंने क्या पीछा, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी अभी तक। हाँ, फोन पे ये जरूर मुझे रोज टॉर्चर करती रहती, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के उसने टॉर्चर करना शुरू करा। सारे एविडेंसेस पुलिस के पास हैं, जो ये मेरे फोटोग्राफ लेती थी, जो उनमें एडिटिंग करती थी, जो ये फर्जी ऑडियो वीडियो बनाती थी, सब पुलिस को दे रखे मैंने पहले से ही, अभी से नहीं, सारे दे रखे। मैं कह रही हूँ सबकी जांच हो जाए ना। जांच क्यों नहीं करना चाह रही पुलिस, क्या ऐसी आफत है? इसने मुझे खुद बता रखी है ये बातें कि मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्रियों के, ऐसे ऐसे नेताओं के ऑडियो वीडियो है आरती, मैं जिस दिन सड़क पे आ जाऊंगी सब पूरे BJP हिल जाएगी। ये इसने मुझसे कह रखी है बातें, क्योंकि मेरी फितरत नहीं है ये रिकॉर्डिंग करने की, ये नोटंकी करने की। मैं इसकी बातों को सीरियस भी नहीं लेती थी, तो मैंने इसको बोलती थी, बस इग्नोर करती थी। बहुत कॉल करती थी तब मैं ये फोन उठाती थी इसका, बहुत कॉल, मैं रोना धोना ये वो बहुत करती थी। और बहुत बार इसने मेरे पे आरोप लगाया कि तुम्हारे तो बच्चे हैं, मेरे पास उनकी ऑडियो वीडियो है, तुम्हारा तो ये हो रखा है, मेरे पास मतलब सब कुछ है इसके पास ना मेरे खिलाफ। तो सड़क पे आ जाओ भाई, सड़क पर आ जाओ ना, लेकर लोगों को दिखाओ ये इसके बच्चे, ये इसके सेक्स रैकेट के सबूत है जी, ये इसका फलाना है, लेकर आओ ना भाई तुम भी और तुम्हारे जितने भी हैं ये, तुम जो साजिश रच रहे हो सब साजिश करता आ जाओ ना। मैं तो नहीं रोक रही हूँ ना। पुलिस इनको क्यों नहीं उठा रही है, क्यों नहीं पूछ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि ये मेरे पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हैं। मुझसे इनको क्या ही लेना देना, मेरे साथ इनका क्या ऐसा मैंने इनका बिगाड़ा। मैंने जिंदगी में जितने लोग मुझे जानते होंगे ना, वो अपने अपने ईश्वर को मान करके अपनी आत्मा में हाथ रख के अगर कह देंगे ना कि आरती गौड़ ने हमारे साथ बुरा किया, तो मुझे लगता है कि मैं उसी में भी आत्महत्या कर लूंगी। कोई तो आ जाए, कोई तो एक आ जाए कि हाँ इसका ये इसका अपराध है और इस अपराध में इसने हमारे साथ गलत किया। कोई एक तो संसार में प्राणी होगा ना। अब वो बोल रहा है, वो बोल रहे उस ऑडियो को क्या सबूत मान लेगा उत्तराखंड या कोर्ट या पुलिस या कोई भी। और जब SIT की जांच चल रही, जब कोर्ट में मामला है, तो तू सारे सबूतों को लेकर के मैंने किससे पैसे लिए, किसके कहने पर तुड़वाया, मेरे पास ऑडियो वीडियो है, वो लेके तेरे पास दे दिए होंगे ना मैंने। तू तो दावे के साथ कह रही है कि आरती गौड़ के पास उस घटना की सारी वीडियो है, तो वो वीडियो मैंने तेरे को दिए होंगे तभी तो बोल रही है। तो तुझे कैसे पता मेरे पास वीडियो है? भाई तुझे पता है या तेरे पतियों को पता है, तो 10-5 जो भी तेरे पति हैं उनको भी लिया, उनको दे रखा होगा। फिर मैंने, तुम मुंह से कुछ भी बोलोगे तो मैं कुछ भी सुन लूं क्या? कुछ भी। और मुझे सारे लोग बोलते हैं कि मैडम आप तो समझदार हो, आपको तो राजनीति करनी है, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैं कब तक शांत रहूंगी? कल मैंने इस मामले में दुष्यंत गौतम जी को भी फोन किया था, और मैं आज आपको बता रही हूँ, दुष्यंत गौतम जी को जब मैंने फोन किया तो उन्होंने मेरे को सीधे यही बोला कि वो औरत तो पागल है, मैं उसके पचड़े में नहीं पड़ता, वो जबरदस्ती कहीं भी घुस जाती है, इसलिए प्लीज मुझसे उसके बारे में कोई बात मत करना। और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब आप सोचो मैं क्या करूं? मैं दुष्यंत गौतम को वहां दिल्ली जाकर तो पूछूंगी नहीं कुछ, इतना फालतू समय तो है नहीं। मैंने कहा आपके पास, आप बताओ ना, आप क्यों नहीं बता रहे हो? जब आप पर आरोप लग रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ रहे हो सामने? किससे डर रहे हो? कह रहे वो तो पागल है, साइको है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रही हो? अब बताओ, जब सब कोई मुझे ये बोल दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे बताओ ना, मुझे जनता बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो दोनों ही पागल है, ये तो जितने हैं इनका तो एक ग्रुप है, ये पागल खाने क्यों नहीं भेज देती पुलिस इनको उठाकर? और जब पुलिस उसको पूछ रही है लगातार कि भाई तू नेहरू कॉलोनी में, नेगी जी तो देख रहे हैं ना, SHO जो है सेकंड, वो तो रोज इसको फोन कर रहे हैं कि तुम आ जाओ भाई, यहाँ सबूत लेके आ जाओ। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही? वो कहती है कि मैं ना शूटिंग में बिजी हूँ। तेरे लिए अंकिता के दोषियों को सजा देने से ज्यादा शूटिंग इंपोर्टेंट हो गई, ज्यादा इंपोर्टेंट। मेरे को तो अभी कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए तो मैं अपनी जान को दांव पर लगा के चली जाऊं, या तो फिर मैं बोलूंगी नहीं, और बोलूंगी तो फिर मैं अपनी जान दांव पर लगा के जाऊंगी। भाई किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वैसे तो तू बड़ी शेरनी बनती है,
अब कुत्ते की तरह भौंक रही है कि मेरे को जान की खतरा है। तुझे जान का खतरा तो 2 साल 3 साल से तू लोगों को, इतने लोगों को तूने हरासमेंट किया है। मैं बोल रही हूँ, नाम लेते लेते थक जाऊंगी मैं। उन सब लोगों को इसने, अभी हरिद्वार से भी मेरे पास एक मामला आ रहा है, वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। वहां भी इसने किसी आदमी को इसी तरह उसकी ऑडियो वीडियो रखी है, भगवान जाने क्या रखी। कैसे तो लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, कैसे तो लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं। इतना ये सोशल मीडिया पर गंद फैला रही है, और फिर लोग इसके झांसे में भी आ रहे हैं, वो भी रो रहे हैं वहां से कि मेरी भी वीडियो बना रखी, ऑडियो बना रखी है, मेरे से 12 लाख रुपए ले लिए इसने, ब्लैकमेल कर करके। वो भी हरिद्वार का ही कोई बंदा। अब मुझे नहीं पता भाई झूठ है कि सच है, लेकिन कोई बोल रहा है, मैं उसके आधार पर बोल रही हूँ। और मैं नाम भी इसलिए नहीं लूंगी कि उनका मामला है, झूठ बोल रहा हो क्या पता, लेकिन अगर सच बोल रहा है तो भाई वो देखिए, पुलिस उसकी जांच करे ना कि ये किस किस के इसके फोन में एविडेंसेस है। पुलिस इसके फोन को ले ले, मेरे, मैं तो अपने पहले ही दे देती हूँ। मुझे बताओ ना पुलिस की कहाँ ले जाना चाह रहे हो, तो मुझे ले चलो, मेरे फोन ले चलो। वनंतरा रिजॉर्ट मैंने आज तक भी ढंग से नहीं देख रखा। वो ये तो देख भी आई, सहारनपुर से आकर के इसने वनंतरा रिजॉर्ट देख लिया। मैं तो उस गंद की तरफ जाना भी पसंद नहीं करती। मुझे दूर से ही पता था कि वो वनंतरा रिजॉर्ट, जब वो भी वहां इस तरह की घटना घट गई तब, उससे पहले नहीं पता था मुझे। इतना मैं उस क्षेत्र में गई, मैं कभी उस रिजॉर्ट में नहीं गई, कभी नहीं गई, और मैं वहां किसी को जानती भी नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि, मुझे तो बहुत बाद में पता चला, ये घटना के बाद ही पता चला कि उसका ऑनर पुलकितारिया है, उसका ऑनर फलाना ढिमकाना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे पता होता तो कि यहाँ इस तरह की एक्टिविटी चलती, कोई तो बताता, मुझे बताता तो फिर हम सतर्क होते ना। किसी ने नहीं बताया मुझे, कोई शिकायत करता तो हम एक्टिव होते ना फिर, कि हाँ भाई यहाँ इस तरह की घटनाएं घट रही है। अब ऐसे पता नहीं जाने अनजाने में, वैसे तो हम कई रिजॉर्ट है वहां ऐसे जहां पर हम बैठे हैं, कई बार खाना खा के आए, चाय पी के, लेकिन उसमें तो तब भी नहीं गई मैं कभी। मुझे पता ही नहीं था कि वनंतरा रिजॉर्ट भी है वहां मेरे क्षेत्र में कोई। और कोई, मैं आज आपको फिर बता रही हूँ, कोई रिजॉर्ट वाला, कोई होटल वाला ऐसा बोल दे कि अनावश्यक तौर पर आरती गौड़ हमारे यहाँ फालतू बैठने को आ गई हो, कभी भी नहीं। कोई भाई लोग हैं, सार्वजनिक अगर मीटिंग हो रही कि दीदी आज उसके यहाँ बैठ लेते, तो वो बात अलग है। पर्सनल तो मैं रात रुकने के लिए, एक मेरे भाई है वहां पर, रोहित शर्मा, वो बता देंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ 1-2 दिन गई मैं, 1-2 बार गई। मेरे परिवार के लोग हैं या फिर दिन में कभी गई होंगी खाना वाना खा के, तो शशि भाई के यहाँ गई, वो बता देंगे। भाई मेरे क्षेत्र के लोग मेरा चरित्र बताएंगे ना कि कैसा है, तू कौन होती है मुझे चरित्र का सर्टिफिकेट देने, और तेरे ये फर्जी पति कौन होते हैं। तुम दोनों कुछ भी आरोप लगाओगे तो लगते रहेंगे वो। तो भाई मैं फिर से बोल रही हूँ, सब लोगों को हाथ जोड़ करके, पत्रकार बंधुओं को भी बोल रही हूँ, बिग ब्रेकिंग करके इसको मत पूछिए। बिग ब्रेकिंग ये लिखिए कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए। बिग ब्रेकिंग ये होना चाहिए। बिग ब्रेकिंग इसका थोबड़ा दिखा करके मत बनाओ। ये कोई सेलिब्रिटी, ये मुझे हमेशा बोलते हैं कि जब से मैंने तेरा नाम लिया, मुझे बिग बॉस ने ऑफर कर दिया, मेरे मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, देख तुझे मिलियन लोग देख रहे हैं, तेरे को मैं जब गाली देती तुझे मिलियन लोग देख रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा है, मेरे को गाली खिला के तेरा भला हो रहा है, मेरे पे आरोप लगा के तेरा भला हो रहा है, तो कर भला। मेरे नाम से मेरे पे कीचड़ उछाल के तू पेट पालना चाह रही है तो पाल ले, फिर मैं क्या ही बोलूं, बताओ ना। हमेशा आप देखा करो ना, क्यों नहीं, आंख तो सबकी है ना। मैं उसमें तो उसके आईडी में तो चला नहीं रही हूँ। वो मेरा आधार कार्ड डाला, उसने कह देख बिलियन ने देख लिया तेरा आधार कार्ड, तो इसमें बहुत बड़ा अच्छा तूने देश में कोई नाम रोशन राष्ट्रपति अवार्ड लायक कर दिया भाई, कि मेरे को गाली देके बिलियन फॉलोवर बढ़ा रही है। कभी कहती है बिग बॉस में जाने के लिए मुझे बुलाया, कभी कहती है मेरा बच्चा हो गया है, कभी कहती है मेरी शादी हो गई, कभी कहती है दीपिका राठौर को गाली मत देना, मेरी बेटी है, कभी उसके कहती है कि वो नंगा नाच कर, मतलब कुछ भी। इसका देखो शुरू से इसकी आईडी चेक करो, एक स्टेटमेंट पे ये कितने दिन लगातार रही, वो तो चेक कर लो ना। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, मैं थोड़ी चला रही हूँ उसकी आईडी, तो वो खुद चला रही है ना। सुबह से शाम तक वो खुद देख रही है ना, अपनी आईडी खुद ही चला रही है ना। तो उसको पूछो ना भाई, तू किस बिहार पर बोली, लेके सबूत। SHO नेहरू कॉलोनी 10वीं बार बोल चुके कि मैडम आ जाओ, सबूत दे दो, हम इनको फांसी की सजा, इनको भी आजीवन कारावास दिला देते ना, जो दोषी है, जिनके बारे में तुम बोल रहे हो। मैं तो कह रही हूँ दुष्यंत गौतम भी दोषी है, कोई भी दोषी है तो कराओ ना। और ये तो दावे के साथ बोलते हैं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं करता। मेरे पास तो बड़े बड़े नेताओं के गर्दन पे चाकू रखा है मैंने, जिस दिन करेंगे मैं सबकी ऑडियो वीडियो वायरल कर दूंगी, मैं बीजेपी खत्म कर दूंगी। इसको तो रोज ये दावा होता है, मुझसे कई बार बोल चुकी है ये, कि इसलिए तू कुछ भी कर ले, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आखिर मैं ये बोल रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रही हूं कि ये इस देश पर कलंक हैं ऐसे लोग।
इस समाज पर कलंक है। इसने कई बेटियों के रेट खुलेआम, छोटी छोटी बच्चियों के रेट और फोटो लगा लगा करके ये बोलती है कि ये उसकी बेटी है, इसके रेट इतने हैं, ये महिला है, इसके रेट इतने हैं। क्या कानून इतना, मतलब कोई दीन ईमान नहीं है समाज में जीने वालों का। कैसे लिख सकते? किसी ने पूछा इसको कि उसके जब इसकी ये हमारे फोटोग्राफ लगा के बोलती है कि इसके रेट 10,000 है, 2,000 है, 5,000 है, 1,000 है, कोई पूछता है क्या इसको? इसकी आईडी पीछे जाके देखो ना, कितने इसने अभद्रता लिखी है। किसी ने पूछा इसको क्यों लिखा है? और एक बात इसने आज तक सच बोली है कि आरती गौड़ मेरे घर में घुसी है। हाँ मैं घुसी हूँ, हाँ मैं घुसी हूँ ना इसके घर में। वो तो मैं दोबारा मैं ये कह रही हूँ, ये मुझे सबूत दे देना भाई। मैं तो सबूत मांगने जाऊंगी ना, ये तब मुझे एसएसपी देहरादून, एसएसपी हरिद्वार, एसएसपी सहारनपुर को लिख के दे रही है कि आरती गौड़ सेक्स रैकेट चलाती है, उसको गिरफ्तार करो। अब पुलिस जब मुझे गिरफ्तार नहीं कर रही है तो मैं तो, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे लिख रही है, तो पुलिस मुझे गिरफ्तार तो करे ना। जब मैं चला रही हूँ, कोई गलत काम कर रही हूँ, अवैध काम कर रही हूँ, तो पुलिस क्यों नहीं उठा रही मुझे? पुलिस मुझसे क्यों डर रही है? आए ना भाई पुलिस, मुझे उठाए ना, मुझे उठाए पुलिस। मैं अपराधी हूं ना, मैंने सबका अपराध कर रखा है ना। जितने मेरे पर आरोप लग रहे हैं सबकी दोषी मैं हूं, तो भाई मुझे आजीवन कारावास दे दो भाई मुझे ही। मैं तो कह रही हूं ना, मुझे सजा सुना दो। मैं दोषी हूं तो समाज की नजरों में दोषी, मीडिया की नजरों में अगर मैं दोषी हूं, कानून की नजरों में अगर मैं दोषी हूं, तो भाई तुम कानून, मुझे देख के तो मत घबराओ। मैं तो गिरफ्तारी देने को तैयार हूं भाई, तुम ले लो मेरी गिरफ्तारी। और मैं बोल रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों शांत है इस मामले में? आपको तो जांच करनी ही चाहिए भाई। आप मुखिया हैं, आप गार्जियन हैं हमारे। आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। आप मेरे मुख्यमंत्री नहीं है क्या? मैं अगर आपकी बेटी होती, बहन होती, तो आप आवाज नहीं उठाते क्या? मतलब इतने साइलेंट आखिर पूरे महकमा क्यों है? इतना साइलेंट क्यों है पूरा महकमा? मैं तो ये कह रही हूं उसके आरोप सच है, मैं दोषी हूं, तो मुझे ही कर दो भाई, सजा मुझे ही कर दो। लेकिन नहीं, किसी पर कुछ बोलने को है ही नहीं। खाली उसका थोबड़ा दिखा देते हैं, बिग ब्रेकिंग, मिल गया वीआईपी, दुष्यंत गौतम वीआईपी। तो भाई जांच करो ना, दुष्यंत गौतम को जेल भेजो अगर वीआईपी वो है तो। इसके पास बहुत सबूत है, तो ये दे देना, पेश करे। दो लोग बोल देंगे आपसी बातचीत में, तो उसको पूछो ना जो बोल रहा है कि तू किस आधार पर बोल रहा है भाई, तू बता किस आधार पर बोला तूने। उसको क्यों नहीं पूछ रही है, पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं इन लोगों से? तुम दो लोग आपस में किसी की भी छवि खराब कर रहे हो, फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर उसको वायरल कर रहे हो, किसी को भी गाली दे रहे हो, किसी को भी आरोपी साबित कर रहे हो। तुम क्या भगवान हो या जज हो कि तुम साबित कर रहे हो कि हाँ ये था, वहां पर वो था? तो तुम लाओ ना वो वीडियो जब तुम्हारे पास है तो। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी समझ से बाहर है ये मसला। मेरा कोई दोष निकलता है तो मुझे भाई, मुझे सजा दे दो। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसी बात को 100 बार दोहराने को तैयार हूं। लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं, अगर मेरी छवि राजनीतिक द्वेष के कारण खराब हो रही है, अगर इनके निजी स्वार्थों के कारण ये मेरी छवि पर दाग लगा रहे हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं तो आपको इसलिए जिम्मेदार ठहराऊंगी कि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपके रहते ये अन्याय हो रहा है और आप मौन हैं। इस पे मुझे सबसे बड़ा कष्ट है कि आप क्यों मौन हैं। आपको जांच करानी चाहिए ना, आपको तो सब क्लियर करना चाहिए ना। और क्या आप मुझे नहीं जानते? इस प्रदेश में कौन नेता ऐसा होगा जो मुझे नहीं जानता होगा? छात्र संघ से राजनीति कर रही हूं मैं। कौन नेता इस प्रदेश के अंदर ऐसा है जो मुझे नहीं जानता? और कितनी जनता ऐसी होगी कि जो मुझे नहीं जानती? भाई अगर मैं इतनी कैरेक्टरलेस थी, अगर मैं इतनी घटिया थी, अगर मैं इतनी बेईमान थी, अगर मैं इतनी चोर उचक्की थी, तो मुझे लोग चुनाव क्यों जिताते? फिर ये बताओ ना। डर थोड़ी रहे लोग मुझसे। कुछ भी बोलोगे, मतलब यार हद होती। किसी के घर में, आप लोगों के घर में बहन बेटी है, आप लोग कैसे किसी के बोल देने मात्र से आप आरोपी साबित कर देते हो किसी को, खाली बोल देने मात्र से।